जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। जितना हो सके मैंने किया सब। कल रात को 12-1 बजे तक बैठ के हाँ, 12 बजे तक। ग्रेट। यानी बच्चे सो जाते हैं ना सर, तो मेरे लिए इजी आ, है माइंड अप्लाई करने में। मगर फिर आपकी नींद नहीं होती, उसका क्या? तो देखना सर, कोई कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। नहीं होता है मैडम। नींद का डायरेक्ट रिलेशनशिप है आपकी स्टडी पे, आपकी हेल्थ पे। आप जितना ध्यान देते हैं ये चीजों में ना, कि डाइट अच्छा रखना, यस सर। एक्सरसाइज करना, अगर ये चीजों में आपने नींद को बैलेंस नहीं किया ना मैडम, सब वेस्ट हो तो वो जाएगा। आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। एग्जैक्टली सर। और मैं कुछ नहीं करता हूँ, बट मैं नींद ज्यादा लेता हूँ। हालांकि अभी भी वो भी नहीं हो पाता है, नींद भी नहीं हो पाती है। बट हाँ, ट्राई करता हूँ कि नींद सबसे ज्यादा लूं। जब कोई काम नहीं होता है, जैसे कि अब मुझे आधा घंटा 1 घंटा रिलैक्स है, तो सभी को पता है कि अगर जयवीर आंख बंद करेगा तो वो सो ही जाएगा। ओह नाइस। ड्यू टू गॉड ब्लेसिंग्स ये हो सकता है मैडम। इट इज नॉट इवन डिफिकल्ट फॉर वेरी वेरी सीनियर पर्सन टू हैव सच लाइफ, कि आप आंख बंद करो और और आप नींद सो आ सको। नहीं, करेक्ट। नींद तो आती है सभी को, सोना भी सभी को होता है, सो पाते नहीं है। 4 बजे हैं, ये आएगा, वो जाएगी, ऐसा होगा, वैसा होगा। मेरी वाइफ खुद नहीं सो पाती है। अगर मैं उसको कहूं कि भाई आधा घंटा है तू सो जा, जो होगा वो देखा जाएगा, नहीं होता है। 5 बजे नहीं कि वो बेटा आया कि नहीं आया ट्यूशन से, उसके साथ क्या होता है। मीन्स, टोटली ऐसी फियर वाली मेंटालिटी। कोई किडनैप करके, अरे भाई कोई चला नहीं जाएगा किडनैप करके, कोई कहीं पर नहीं जाएगा। तू सो जा, मैं उसको बोलता हूँ। मगर नहीं सोती है वो, सोती है तो भी है ना ऐसे अवेक वाली नींद आती है। हाफ कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ, अरे कुछ नहीं होगा। मैं सोता हूँ तब सो जाता हूँ, बस जो होना है वो हो जाए। कुछ बेस्ट। पता नहीं। मुझे सभी लोग फैमिली में कहते हैं कि आप बहुत बेफिक्रे हो। मैंने बोला वो जो भी हो, मगर मैं जो हूं ना वो अपनी नींद की वजह से हूँ। अगर नींद में नहीं किया नहीं तो तो फिर फिर कुछ नहीं। एग्जैक्टली। वो मुझे चलिए मैडम। ड्राफ्टिंग करनी थी सर, बट डिस्टरबेंस बहुत है, इसलिए फिर मैं सोची कि सब लोग सोने के बाद बैठती हूँ। पता नहीं, उसमें मिस्टेक्स अभी देखना पड़ेगा। जितना है समझ आया कर दिया पूरा। और जो आप जिस चीज को डिस्टरबेंस कहते हैं ना मैडम, वही चीज आपकी लाइफ है। आई नो सर। सर बच्चों के बिना डिस्टरबेंस नहीं है। बिना आपके बच्चों के तो आप कुछ भी मेहनत कर लो, क्या ही है। सर बच्चे डिस्टर्ब नहीं करते मेरे लाइफ में। मेरा क्या है ना, मेरे नेबर्स, फिर वो आया बिना मतलब में कॉल आया, वो डिस्टरबेंस ज्यादा हो जाती नहीं, ऐसा ऐसा क्यों कि आपको ही कॉल करते हैं? है। एग्जैक्टली वो तो है। तो वो बुरी बात नहीं है मैडम, बिकॉज यू आर एबल, मीन्स सभी को आपके साथ बात करना अच्छा लगता है। इसके लिए और अगर वो आप ऐसी फोन करके मेंटालिटी से बैठे बात भी करेंगे नहीं ना, ये गलत बात है। किसी ने आपसे एक्सपेक्टेशन करके बात करी है, कॉल किया है कि मैं आज शीतल मैडम से बात करूंगा, मुझे अच्छा लगेगा, है। और आप बैठे हो अरे कॉल आ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छी पढ़ाई बात है। करते वक्त सर, अदरवाइज बात करती हूँ मैं। उनको नहीं पता ना मैं क्या कर रही हूँ। जी, सही है। कीवर्ड फर्स्ट, पहले डिजाइन करते हैं। पेटेंट हमारा 2-3 बार हो चुका है, तो पहले डिजाइन करते हैं फिर पेटेंट पे आते हैं। डिजाइन का फर्स्ट सेक्शन। सर टाइटल सर, जस्ट लाइक पेटेंट। सेकंड सेक्शन। सेकेंड सेक्शन डेफिनेशंस। मेन डेफिनेशन इज आर्टिकल। आर्टिकल में ये आएगा कि वो पार्शियली और फुल्ली मेड और सोल्ड सेपरेटली, आर्टिफिशियल और ओरिजिनल। थर्ड सेक्शन। थर्ड से और डिजाइन, डिजाइन स्कॉपल एस हाँ, सी। डिजाइन के फीचर। हाँ शेप एस सी ना। कॉन्फ़िगरेशन ऑन ऑर्नामेंट पैटर्न सी सी एल। कॉम्बिनेशन ऑफ लाइंस आई रिमेम्बर। 2D एंड एंड कलर। कलर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन। फर्स्ट सी फॉर कलर, कलर second CL for combination of line कॉम्बिनेशन in 2D 2D and 3D. And what are the एक्सक्लूशन। things those are exclusion from the design? प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन, Hmm. mechanism, mere mechanism, Hmm. trademark and copyright. Perfect, man. Then
What is the significance of section 3 here? Sir, controller and other officers. See, इसमें आपने क्या बताया तो like controller De novo. de novo. Controller has the power of changing the examiner or starting the fresh application, or he can also ask them to continue with the same application, that process. That section 4 short key. OPDS. That's perfect, ma'am. Section 5. What about it? सेक्शन 5 पहले तो प्रोहिबिशन आता है, करेक्ट, उसके बाद ये लोग रजिस्ट्रेशन के बारे में बात कर। प्रोहिबिशन हो गया सेक्शन 4, करेक्ट। सेक्शन 5 इज एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डिजाइन। Rule number associated with it? सर रूल नंबर 21 एंड 18 का 21 में बताया गया है, और इसमें फॉर्म 1,000 रुपीज, एंड अगर इफ एट ऑल required for extension, form 18. चलिए टाइमलाइन। Timeline is 2 months. No. देखिए बता देते सर। पर नहीं, मैं क्वेश्चन हाँ जी, पर मंथ 200 रुपीज। ओके, तो वो तो फीस के बारे में बात की आपने 18 फॉर्म की। हाँ, अब टाइमलाइन पे आते हैं। FER फाइल होने के बाद 3 months में रिप्लाई करना है। अगर नहीं किया तो विड्रोवल माना जाएगा, विड्रोवल। और अगर डेट ऑफ फाइलिंग से कितने दिनों में इनकम्प्लीटनेस को कंप्लीट नहीं किया तो 6 months। 6 month, और उसे और भी एक्सटेंड किया जा सकता है बाय 3 months बाय फाइलिंग फॉर्म नंबर 18। यहाँ पे 1 month का 200 रुपीज लगता है। हाँ, तो आपको रूल नंबर 18 पढ़ना है। आप पहले अपनी नोट्स में लिख दीजिए कि आपको डिजाइन का रूल नंबर 18 आज पढ़ना है। और यहाँ पे लोकेर्नो क्लासिफिकेशन के बारे में भी बताया था। ओके, 6 में क्या बात है? 6 रजिस्ट्रेशन टू बी इन रेस्पेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर आर्टिकल। तो अदर पर्सन ने सेम डिजाइन फाइल की है, क्या वो कर सकते हैं सेम डिजाइन फाइल? कोई दो और पर्सन नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए कर दी, तो पहले क्या करना पड़ेगा? पर्सन जो पहला डिजाइनर है उसके पास से क्या करना पड़ेगा? डिजाइन को परचेज करना पड़ेगा। बस यही बात है। सेक्शन 7 में क्या बात है? पब्लिकेशन सर, बेस्ट व्यू एंड पर्टिकुलर्स। ओके, कौन सा रूल एसोसिएटेड है सेक्शन 7 के साथ? 22। बहुत बढ़िया मैडम। सेक्शन 8 किसके बारे में बात करता है? सर सेक्शन 7 में एक और भी बात है कि फॉर्म 3 हैज टू बी फाइल्ड बिफोर 10 years। नो, वो सेक्शन 10 की बात है। सॉरी, वो सेक्शन 11 में आएगा। सॉरी सर, एक्सटेंशन ऑफ 11 में। हाँ, सॉरी। 8 is all about substitution sir, assignment, agreement and bylaw। कोई रूल एसोसिएटेड है यहाँ पर? 16 रूल 16 फॉर्म नंबर 2 500 रुपीज। एंड कब करना होता है सब्स्टिट्यूशन? सर अगर एप्लीकेंट डायरेक्टली असाइन कर सकता है बिफोर registration। Before registration means certificate, before design get registered, not registration। Before design get registered यानी आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी है। हेलो मैम, आप सुन रहे हैं? सुन रहे सर। आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी है और अभी तक आपको डिजाइन का सर्टिफिकेट इश्यू नहीं हुआ है। इन बिटवीन के पीरियड में आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। यस सर। 9 Section 9 is certificate of design। Certificate of design, if the registered certificate is lost, then the in that case duplicate will be available by filing affidavit। Okay. Then section 10, registration of design physically or electronically। एक ही मिनट मैडम। यहाँ से
highlight it. Yes, ma'am, section 10 is all about register of design. Any rules associated with section 10? Yes, 30, 31. Sorry, 30, Mhm. 31. Yes. And any form associated with it? 22, 23, 24. Okay. For what purpose 22 and 23s are provided? Sir, 22 is for alteration of name and address. That will cost 400 rupees. नहीं, 200 rupees. सर आपने वो फॉर्म 23 एडिंग डबल एड्रेस ऑफ सर्विस 200. That is also 200. Both forms, form number 22 हो या 23 हो, दोनों की फीस है 200 रुपये. Okay, sir. Sorry. And for what purpose 24 number is? 24 form number is? 24 is to introduce small entity. Okay, मैडम. तो अभी हमने सेक्शन 10 तक का रिवीजन किया है. अब मैं आपको सेक्शन 11 से लेके 16 तक लेके जाता हूँ डिजाइन में पहले. Yes, sir. सर ऐसा तो नहीं है ना कि ना क्लास भी पूछेंगे डिजाइन एक्ट में, वो भी याद रखना है. क्या? सर डिजाइन एक्ट में आपने जैसे क्लासेस दिखाए थे ना उस दिन, जैसे क्लास 6 इज फॉर फर्नीचर, दैट should we remember that those classes also? No. Thank God. Why you are worried about it? कहीं वो उसको भी याद रखना है तो मैं कितना याद रखूंगी वैसे. मैडम, आप इतना सारा काम कर रहे हैं. एक हाउसवाइफ होके आप एक बेस्ट पर्सन है. एक एज ए वाइफ होके आप बेस्ट पर्सन है. एक एज ए मदर आप, आपके बच्चे आ सकते हैं, आपको मिल सकते हैं, आप उन पे गुस्सा नहीं होते. हाँ, आप थोड़ा चिढ़ लेते हैं उनको, बट आपको पता है कि मैं अभी पढ़ रही हूँ ना, मैं आपको बाद में कर देती हूँ. यू ऑलवेज रिप्लाइड लाइक दैट. तो एज अ मदर आप बहुत ही बढ़िया पर्सन है. थैंक यू सर. तो अब आपको ये नेगेटिव आर्ग्यूमेंट्स ही शोभा नहीं देती है कि हे भगवान ये करना पड़ेगा जो आप कर रहे हैं ना. नहीं, लिटरली आई मीन दैट कि जो आप कर रहे हैं, जो अपनी लाइफ में आप कर रहे हैं, उससे तो बहुत छोटा पार्ट है ये पढ़ना. जो आप डेली बेसिस पे जो हैंडल कर रहे हैं ना मैडम, डेली बेसिस पे द ड्यूटीज दैट यू आर परफॉर्मिंग, दोज ड्यूटीज आर वेरी डिफिकल्ट. ये ड्यूटी इतनी डिफिकल्ट नहीं है. यस सर. और उसको आप इतनी प्योरिटी से निभा रहे हैं. और वही होता है ना कि माँ को कोई क्रेडिट नहीं देता है. वेरी ट्रू. कभी भी मैंने भी अपनी मदर को कभी क्रेडिट नहीं दी है. और कोई भी पर्सन मदर को कभी भी क्रेडिट नहीं देता है, क्योंकि मदर हार्ट्स में बसती है, वो दिमाग में नहीं होती है. दिमाग क्रेडिट किसको दी जाती है? जहां पर कैलकुलेशंस है. तो माँ के साथ कभी भी किसी का कैलकुलेशन नहीं होता है. तो डिसहार्टेड मत होइए कि आपको क्रेडिट ना भी मिले तो भी आप सबसे बेस्ट है. बिना आपके कुछ नहीं हो सकता है. चाहे वो संजय जी हो, चाहे वो आपके दोनों बेटे हो, कुछ नहीं हो सकता है किसी का. आप हैं तो सारी चीजें चल रही है. सेक्शन नंबर 11. हालांकि इसका टाइटल लिखा हुआ है कॉपीराइट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर आप डिजाइन के बेरेट से देखेंगे तो. यस सर. बट मैं इसको कहता हूं एक्सटेंशन. मुझे समझ में ये ज्यादा इजी रहता है. यस सर. और इसमें यही बात की गई है कि अगर आपको एक्सटेंशन लेना है तो कौन सा फॉर्म नंबर फाइल करना है मैडम? 18. फॉर्म नंबर 3. एक्सटेंशन किसका? रिन्यूअल का, डिजाइन का रिन्यूअल, 10+5 years वाला. अच्छा. वो आप एक्सटेंशन में सही थे कि वो 6 month की इनकम्प्लीटनेस को कंप्लीट करने के लिए 3 month का एक्सटेंशन है. यहाँ पर एक्सटेंशन आपके लिए ये वर्ड लिखिए, तो फिर आप ये वर्ड याद रखिए. बरोबर, आप एक्सटेंशन से कंफ्यूज भी होते हैं ना. ये लिखिए रिन्यू.
रिन्यू करवानी है डिजाइन को, तो फॉर्म नंबर 3 से रिन्यू होती है डिजाइन। फॉर्म नंबर 3 की प्राइस है 2000 रुपीज। कितने बरस के लिए रिन्यू होती है? 5 years के लिए। कब फाइल करना है फॉर्म नंबर 3? तो उससे पहले ये आंसर पता होना चाहिए, हाँ, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 10 years। 10 years। तो इससे पहले यही पता होना चाहिए था कि जब हम फॉर्म नंबर 1 फाइल करते हैं तो वो कितने बरस तक डिजाइन वैलिड रहती है? 10 बरस तक। तो बिफोर कंप्लीशन ऑफ 10 year अगर हम फॉर्म नंबर 3 फाइल करते हैं तो और हमें 5 बरस का एक्सटेंशन मिल जाता है, एंड दिस इज वन टाइम एक्सटेंशन। उसके बाद में कोई एक्सटेंशन नहीं है। इट मींस डिजाइन का जो मैक्सिमम पीरियड है, मैक्सिमम टर्म है, वो कितना है? 15 years। 15 years। ओके। अब ये किस रूल में मेंशन किया गया है? ये सारी बातें मेंशन है रूल नंबर 23 में। बस कंप्लीट सेक्शन 11। यस सर, इजी। अब आते हैं सेक्शन नंबर 12 में। सर, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज द टर्म स्टार्ट्स, करेक्ट? डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ फाइलिंग से ही टर्म स्टार्ट हो जाती है। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज डेट ऑफ फाइलिंग ओनली। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जिस दिन डिजाइन पब्लिश हुआ या जिस दिन उसका सर्टिफिकेट मिला वो नहीं होता है। उसे कहते हैं द डेट ऑन विच द डिजाइन गेट रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड उस दिन हुई, रजिस्ट्रेशन उसका तो पहले से ही था। सो डेट ऑफ फाइलिंग से टर्म काउंट होता है? यस मैम। Okay, for everything, patent, design, everything will start from the day we filed the application. Okay, okay. सेक्शन 12 कहिएगा लिखने के बाद ताकि हम आगे बढ़ पाए। हाँ सर, हो गया सर। जी। सेक्शन 12 टॉक्स अबाउट रिस्टोरेशन। मैं अपने आर पे वर्क कर रहा हूं तो आर की डिजाइन आपको नई नई दिखेगी। रिस्टोरेशन में कभी आर ऐसे लिखूंगा, कभी आर ऐसे लिखूंगा। आर और ए में डिफरेंस करना है मुझे। रिस्टोरेशन, मान लीजिए कि आपने फॉर्म नंबर 3 फाइल नहीं किया बिफोर 10 year। तो क्या हमारी पहली कंडीशन यहां से स्टार्ट हुई कि मैंने फॉर्म नंबर 3 नहीं फाइल किया बिफोर 10 year। तो मेरी डिजाइन हो जाएगी सीज टू हैव इफेक्ट। क्या हो जाएगी? Ceased. Ceased to हैव इफेक्ट, यानी कोई उसकी इफेक्ट नहीं रहेगी। अब मुझे क्या करना है? अगर मुझे इसको वापस रिवाइव करना है, इसको वापस रीस्टोर करना है, तो उसके लिए हम फॉर्म नंबर 4 फाइल करेंगे। फॉर्म नंबर 4 ये किसके लिए है? एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन। एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन। और फॉर्म नंबर 4 की फीस कितनी है? 1000 रुपीज। ये सिर्फ एप्लीकेशन है। अभी तो हम रिक्वेस्ट के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन डाल के कि हमें रिस्टोरेशन करने दिया जाए। तो कब तक फाइल कर सकते हैं? विद इन 1 year। विद इन 1 year फ्रॉम सीज टू हैव इफेक्ट। ये डेट से विद इन 1 year। इसका मतलब है कि 10th ईयर जैसे ही कंप्लीट हुआ वहां से 1 year। उसका दूसरा मतलब होता है 11th ईयर ऑफ द डिजाइन। ओके। अब बस ये है सेक्शन 12। यहां पर आता है सेक्शन 12 का एंड। लिख लीजिए।
सर ऑनेस्टली बताओ तो आपके पास कोर्स ज्वाइन करने के बाद ही मुझे कॉन्फिडेंस मिला सर, बिफोर दैट तो आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट एट ऑल। मुझे तो लगा मैं फ्लंक हो जाऊंगी। मैडम, आप ब्लैंक हो ही नहीं सकते, और अगर मैं आपको ना मिलता तो आप रास्ता जरूर निकाल लेते। ये मैं पहचान गया हूं आपको। मैं और ढूंढ। इसी वजह से चाहे आप माने या ना माने, लोग अपनी प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करते हैं। जो आप बोलते हो ना कि रात को मुझे फोन करते हैं, और वहां पर वो अपने दुख बताते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं। क्यों यस। पता है मैडम? क्योंकि आप वो आपके मुंह पे नहीं बोलेंगे, मगर उन्होंने आपको देखा है कि शीतल मैडम रास्ते निकाल लेती है कहीं से भी। तो उनको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो उनको सॉल्यूशन मिल जाएगा। यानी आप ये लाइन बोले हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि वो लोग यही पर्पस से फोन कर रहे हैं। बिना कुछ कहे आपने मुझे एग्री कह दिया कि सर बात तो सही कर रहे हो। सोल्यूशन तो देना ही है, ट्रस्ट करके जो आते हैं उनको सिर्फ छोड़ेंगे। तो ये बात तो गलत है आपकी कि अब मेरे कोर्स ज्वाइन करने के बाद आपको नहीं, कॉन्फिडेंस मैं मिला सच है। ऑनेस्टली बोल हाँ रही हूँ हाँ, सर, मुझे तो बट लगा मैं आपकी, फ्लॉप हो जाऊंगी। नहीं, आपकी एबिलिटी है वो कि आप सही सॉल्यूशन को ढूंढ लेते हैं। एबिलिटी होती है मैडम, ऐसे नहीं होता है सारी चीजें। और ऑनेस्टली मुझे पहले दिन आप बहुत घबराए हुए शाय मेंटालिटी के लगे। मैंने बोला कि ये मैडम मीन्स वो मैं समझा रहा हूं तो कुछ पूछेंगे या फिर मेरी तारीफ ही करते रहेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग मुझे पक्के मिलते हैं। पक्के इन द सेंस वो क्वेश्चंस करते हैं सामने से। आप पहले दिन से ऐसे थे कि एक रिस्पेक्ट बहुत थी आपकी मेरे लिए। वो माइंडसेट मुझे नहीं चाहिए। एनी हाउ मुझे वो माइंडसेट चाहिए ही नहीं अपने स्टूडेंट में। मैं स्टूडेंट तो हालांकि मानता नहीं हूँ, एक जो हम बता रहे हैं उस चीज के लिए ये माइंडसेट नहीं चाहिए। बट दूसरे तीसरे दिन मुझे पता चला कि नहीं नहीं, मैडम ऐसे नहीं, वो चेक कर लेते हैं। हालांकि मीठे मीठे बोलते हैं, आप बोलते कभी गलत नहीं हो, ऐसा मीठा मीठा बोलते हो, बट आप रिमाइंड करते हो कि सारी चीज सही बता रहा है ना भाई, चेक तो कर लेते हो ना, वो सही है आपकी चीज। बहुत कम एबिलिटी होती है मैडम ये, शायद जैन लोगों में ही आपको मिलेगा ये वाला एबिलिटी। बाकी के लोग ऐसे नहीं होते, वो बोल देते हैं मुंह पे, पता चल जाता है। जैसे आप देखेंगे आपके जो मेड होंगे, तो आप उनको देखेंगे, अगर वो उनके घर पे जो माहौल चल रहा है वो उनके मुंह पे रिफ्लेक्ट होता है। आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। बट नो वन कैन आइडेंटिफाई और कैन मैप योर माइंड, बन ही नहीं सकता है। यस सर। बहुत आपके साथ बात करनी पड़ेगी तब जाके थोड़ा सा माइंडसेट बनेगा। आपको लगेगा कि ये सर कहाँ कहाँ चले जाते हैं बातें करते करते। सर तभी सर पढ़ना हो रहा है, एकदम ही ऐसे सीरियसली पढ़ेंगे तो कुछ दिमाग में नहीं जाएगा फिर। सर ये क्वेश्चन था सर, हाउ मेनी कॉपीज टू बी सबमिटेड फॉर डिजाइन, वो उस दिन हम पूछते पूछते रह गए उस दिन। और ये क्वेश्चन इसमें आया भी था क्वेश्चन पेपर में। 4 कॉपीज एंड वेयर डू वी एज पर सबमिट 4 कॉपीज? डिजाइन ऑफिस, पेटेंट ऑफिस, वही होती है डिजाइन ऑफिस। अच्छा। और ये रूल नंबर 11 एंड 13 में मेंशन है। ओके। मैं रोज सोचती हूँ इसका क्वेश्चन, मतलब मेरा रह गया ये पूछना। अभी आपसे वो भी एक्सरसाइज करवाएंगे, आज वो भी एक्सरसाइज होगी, आप करेंगे और अच्छी तरीके से वो चीजें क्लियर होगी आपको। आगे बढ़े मैडम? हाँ हाँ सर, हो गया। जी। अब रिस्टोरेशन की तो हमने बात कर दी, और रिस्टोरेशन में हम पहले एपिसोड तक पहुंचे। पहला एपिसोड क्या कहता है कि हमने फॉर्म नंबर 4 फाइल किया है अभी तक। इट मींस हमने रिक्वेस्ट की है रिस्टोर करने की। अब आती है बात उसके प्रोसीजर की। सेक्शन 13 टॉक्स अबाउट प्रोसीजर। प्रोसीजर ऑफ व्हाट? प्रोसीजर ऑफ रिस्टोरेशन। ओके। अब इसमें आते हैं दो रूल। एक रूल नंबर आता है 24। रूल 24 क्या बात करता है कि आपने फॉर्म नंबर 4 फाइल किया, रिक्वेस्ट फॉर रिस्टोरेशन। वहां पर आपको दो चीजें जस्टिफाई करनी पड़ेगी।
एक तो अनड्यू डिले, कि मेरे डिले की वजह क्या है. इट शुड बी रीजनेबल. एंड रीजनेबल एंड अनइंटेंशनल होना चाहिए। अनड्यू डिले से उनका मतलब है कि आपको कितना पीरियड दिया गया था, 1 बरस का, मगर उसका मीनिंग ये होता है अनड्यू डिले का कि जैसे ही आपको, द मोमेंट आपको पता चला कि ये 1 बरस के अंदर अंदर मुझे फॉर्म नंबर 4 फाइल कर देना है क्योंकि मेरी डिजाइन लैप्स हो चुकी है, सीज टू हैव इफेक्ट हो चुकी है, तो आपने उसी टाइम पे फॉर्म नंबर 4 फाइल कर दिया। एक सिनारियो लेते हैं, संजय जी जो पेटेंट एजेंट नहीं है, उनको कुछ नहीं पता है डिजाइन के बारे में, उन्होंने एक डिजाइन फाइल की, अब वो डिजाइन को 10 ईयर कंप्लीट हो गए। अब आप 11th ईयर पे आपने ये कोर्स ज्वाइन किया तो आपको पता चला कि अच्छा अच्छा डिजाइन तो सिर्फ 10 बरस के लिए मिलती है, मगर उसको 5 बरस के लिए और एक्सटेंड भी किया जा सकता है। तो आपने संजय जी से बात की कि ये डिजाइन तो अभी भी 5 बरस के लिए और वैलिड हो सकती है। तो संजय जी ने वापस अपने पेटेंट एजेंट को बुलाया और कहा कि क्या हो सकता है इसका। तो उन्होंने कहा फॉर्म नंबर 4 फाइल करना चाहिए, 4 फाइल करना चाहिए। तो आपने उसी दिन, द मोमेंट यू रियलाइज, उसी दिन आपने फॉर्म नंबर 4 फाइल कर लिया और उसमें ये रीजन लिखा कि संजय जी को पता नहीं था, वो एडवोकेट थे, अब आपने ये कोर्स ज्वाइन किया तो आपको पता चला एंड द मोमेंट यू रियलाइज आपने फॉर्म नंबर 4 फाइल कर लिया। ऐसी स्टोरी बनती है। हालांकि जो रीजनेबल टाइम है डिले का वो 1 ईयर ही रहता है। 1 ईयर से ज्यादा टाइम होगा तो आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। देन इट इज विथड्रॉन। जी। और अनइंटेंशनल का मतलब क्या है? अनइंटेंशनल का मतलब है कि आपके पास रिन्यूअल के पैसे नहीं थे, ओके। तो आपको फिर आप रिन्यू नहीं कर पाए। और अगर आपके पास पैसे थे तो आपने क्यों रिन्यू नहीं किया, वो जस्टिफिकेशन देना होता है। तो अनइंटेंशनल का इस तरीके से ऑब्जेक्शन आता है कि आपके पास पैसे थे कि नहीं थे। और अनड्यू डिले का आपने विद इन 1 ईयर में फॉर्म नंबर 4 फाइल किया है कि नहीं किया है। उसका सही वाला मीनिंग निकालने जाओ तो द मोमेंट यू रियलाइज कि आपके पास पैसे है, आपने फॉर्म नंबर 4 फाइल कर दिया। द मोमेंट यू रियलाइज कि आपका रिस्टोरेशन करने का टाइम हुआ है तो आपने रिस्टोरेशन के लिए एप्लीकेशन डाल दी, बट द मैक्सिमम डिले पीरियड वुड बी विद इन 1 ईयर फ्रॉम द लैप्स पीरियड। समझ पा रहे हैं मैडम या डिफिकल्ट हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड. એની લિંક આવે, દરેક જર્નલ હોય ને એનો ડીઓઆઈ એક બને, એના ઉપર ક્લિક કરને એટલે ઈ જ પેપર ઓપન થાય. ડીઓઆઈ નાખી શકતો તો નાખવાની, એ તને આ લોકો પોતે કરીને આપશે, જીપીટી આપશે તને કરીને, તો નાખવાની. ડીઓઆઈ એટલે ઈ સ્કોપસ નો જ કહેવાય, સ્કોપસ કે સ્પ્રિંજર નો જ જર્નલ કહેવાય. એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પેપર કહેવાય. આવ્યું જ હશે IEEE ના ફોર્મેટમાં, ઓથર આવે જ, ઓટોમેટિક આવે. હા બરોબર છે, એનો વોલ્યુમ છે 78. બધું જ આ જ એક્ઝેક્ટ જોશે. આખું નાખ એટલે તારે જર્નલ નાખવી છે એટલે આટલું બધું આવશે. વોલ્યુમ ના पेजिस પણ हो तो पेजिस પણ नहीं. हो गया मैडम? हो गया सर. इसमें मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, लाइक इसमें हियरिंग होगी कि, तो फॉर व्हाट बस रीजन? आए आ रहे हैं.
आ रहे हैं वहां पर। Okay. अभी पूरा नहीं हुआ है, आपने तो सिर्फ 2 रीजन लिखे हैं यहाँ पर। बात तो रिव्यू मानी, रेफरेंस बना ली। अब मान लीजिए मैडम, ये तो हमने कंट्रोलर के सामने फॉर्म नंबर 4 का फाइल करते वक्त ये दोनों रीजन देने हैं। एक्चुअली ये दोनों रीजन की डिमांड होगी फॉर्म नंबर 4 में, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा Okay. कि ये दोनों चीजें नहीं है। Yes, sir. और अगर कंट्रोलर उसको मानने से इनकार कर दे, कंट्रोलर कहे कि नहीं जयवीर जी, मैं नहीं मानता हूं, कंट्रोलर सेटिस्फाइड नहीं है, नॉट सेटिस्फाइड विद दिस रीजंस, तो कंट्रोलर का ये जब ऑर्डर आया हमारे पास नॉट सेटिस्फाइड वाला, वहां से 1 महीने के अंदर अंदर, विद इन 1 मंथ, हियरिंग के लिए हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये सारी बातें, हियरिंग तक की बातें रूल नंबर 24 में मेंशन है। Okay, sir. और हियरिंग का भी कोई फॉर्म होगा सर? हियरिंग के लिए यहाँ पर फॉर्म नहीं है, एक एफिडेविट से ही हियरिंग की रिक्वेस्ट की जा सकती है। Okay. Yes, sir. अब आते हैं हम रूल नंबर 25। अब मान लीजिए कि यहां पर जब आपने ये प्रूफ दिया था कि ये अनड्यू नहीं है, अनड्यू डिले नहीं है या अनइंटेंशनल नहीं है, और कंट्रोलर उनको मान गए, यानी कंट्रोलर सेटिस्फाइड थे आपके रीजनिंग से, एक क्राइटेरिया। दूसरा, भले ही वो नॉट सेटिस्फाइड थे, बाद में हियरिंग हुई और फिर सेटिस्फाइड हो गए कि चलो ठीक है, आप जो बोल रहे हो वो बात सही है, आपकी प्रोसेस अनड्यू नहीं है और अनइंटेंशनल नहीं है, तो वहां पर रूल नंबर 25 एप्लीकेबल होगा कि जब कंट्रोलर सेटिस्फाइड हो जाते हैं, कंट्रोलर अब क्या है, Satisfied. सेटिस्फाइड है कि ये जो रीजनिंग है, या तो डायरेक्टली ही रीजनिंग सही थी या फिर हियरिंग के बाद वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो कंट्रोलर जब सेटिस्फाइड होते हैं उस ऑर्डर से विद इन 1 मंथ, विद इन 1 मंथ क्या क्या फीस पे करनी पड़ेगी? एक तो फीस पे करनी पड़ेगी एडिशनल फीस, एंड दूसरी फी है अनपेड फीस। एक्चुअली हम क्या फाइल करना भूल गए थे, इसलिए हमने फॉर्म नंबर 4 फाइल करना पड़ा। Sir, we forgot to renewal. हाँ, तो फॉर्म नंबर 3 ही क्या होगी, अनपेड फीस होगी। Hmm. एंड एडिशनल फीस कितनी देनी है, 1000 रुपीज। Sir, if तो control विद इन satisfied 1 month में अपने, we have to file form. 3 + 1000 रुपीज एडिशनल फीस एज अ पेनल्टी। Okay. और जब हम ये दोनों चीज 1 मंथ में पे कर देंगे, तो एज सुन एज पॉसिबल कंट्रोलर एडवर्टाइजमेंट करेंगे रिस्टोरेशन की।
Yes. So 1 minute. Yes, sir. अब है मैडम सेक्शन नंबर 14। ये बात करता है, लिखिए मत, पहले सुनिए। राइट्स ड्यूरिंग रिस्टोरेशन। क्या राइट्स होते हैं ड्यूरिंग रिस्टोरेशन, वो बात करनी है। तो पहले तो सॉरी, राइट्स ड्यूरिंग लैप्स पीरियड लिखिए, इसको लैप्स पीरियड, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। राइट्स ड्यूरिंग लैप्स पीरियड। स्टार्ट होता है cease to have effect, और एंड होता है, ये जब एडवर्टाइजमेंट हुई तब, एडवर्टाइजमेंट ऑफ रिस्टोरेशन पर। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड मान लीजिए कि आपकी डिजाइन थी, वो लैप्स हो गई और बाद में आपने रिस्टोर की, तो ड्यूरिंग दिस लैप्स पीरियड आपके पास कोई राइट्स नहीं है। ड्यूरिंग दिस लैप्स पीरियड यू डू नॉट हैव एनी राइट्स, सो नो राइट्स No ऑन right. डिजाइन ड्यूरिंग लैप्स पीरियड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि ड्यूरिंग दिस लैप्स पीरियड अगर किसी और पर्सन ने आपकी डिजाइन को यूज किया है बिना आपकी परमिशन के, किसी ने आपकी डिजाइन को बनाया है, सेल किया है, वेंडेड की है, कुछ भी किया है आपकी डिजाइन के साथ, तो वहां पर आप उस पे कोई भी तरीके का इंफ्रिंजमेंट सूट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग दैट पीरियड आपकी डिजाइन इफेक्ट में या इन फोर्स नहीं थी। इज दैट क्लियर मैम? Yes, sir. बस, दैट्स इट। सेक्शन नंबर 14 इज फॉर यू। Design एक थोड़ा easy है sir. Even patent is easy. This is very small, small. अब आप समझ गए कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। Yes, sir. Yes, sir. बस मैडम, अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 15 पे।
सेक्शन नंबर 15 में मैं इस सेक्शन को मैं कहता हूं मार्किंग। ओके। क्यों कहता हूं आपको स्टोरी के बाद पता चल ही जाएगा। सेक्शन नंबर 15 का पहला जो पॉइंट है वो मैं स्टार्ट करता हूं रूल नंबर 26 से। रूल नंबर 26 क्या कहता है? रूल नंबर 26 कहता है कि अगर आपने अपने डिजाइन रजिस्टर्ड आर्टिकल पे डिजाइन का नंबर प्लस RD या फिर REGD या फिर रजिस्टर्ड करके नहीं लिखा है, प्लस डिजाइन नंबर, तो भले ही कोई भी पर्सन आपकी डिजाइन को चुरा के बिना आपकी परमिशन के उसको सेल करे, बेचे, बनाए, कुछ भी करे, आप उन पे कोई भी मुकदमा नहीं चला सकते हैं, क्योंकि आपने ही अपने डिजाइन आर्टिकल पे रजिस्टर्ड करके डिजाइन का नंबर नहीं लिखा है। तो रजिस्टर्ड करके डिजाइन का नंबर एनग्रेव करवाना मैंडेटरी है। ये पॉइंट क्लियर हुआ मैडम? यस सर। और अगर नहीं किया, इफ नॉट डन, देन नो नो डैमेजेस। जब भी कोई इन्फ्रिंजर इन्फ्रिंज करता है आपकी आर्टिकल को, आपके डिजाइन को, तो उस पे आप जब इन्फ्रिंजमेंट का सूट करेंगे तो आपको कोई डैमेजेस नहीं मिलेंगे। बट इट डिडंट मीन बट इट डजंट मीन कि आपकी डिजाइन इनवैलिडेट हो जाएगी। डिजाइन की वैलिडिटी पे कोई क्वेश्चन नहीं है, वैलिडिटी एंड इंटेक्ट ही रहेगी। डिजाइन वैलिड ही है, डिजाइन की वैलिडिटी पे कोई क्वेश्चन नहीं है कि डिजाइन चली जाएगी, नहीं, डिजाइन नहीं चली जाएगी, बट कोई डैमेजेस का कॉम्पनसेशन नहीं होगा। नहीं होगा। बट वाई सर? बिकॉज ही हैज नॉट पुट रजिस्टर्ड। हम्म हम्म दैट्स व्हाई। ओके में यस सर। जैसे ट्रेडमार्क में आर डाल के सर्कल करते हैं वैसे ना सर? हम्म जैसे ट्रेडमार्क में R डाल के सर्कल करते हैं वैसे। अब यहां पर एक्सेप्शंस है, पहले ये लिख लीजिए, आप लिख रहे थे, लिख लीजिए। मैं पोज किया मैंने तो आप लिखने लगे, लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। यस सर।
अब मैडम यहाँ पर एक्सेप्शंस है। ऐसे प्रोडक्ट जो ब्रिटल नेचर के होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट जो चारकोल डस्ट से बनाए जाते हैं, मैं एक्सेप्शंस की बात कर रहा हूं। यस सर। जो ब्रिटल इन नेचर होते हैं, जैसे कि चारकोल डस्ट प्रोडक्ट। जो सेट में बेचे जाते हैं, जो सेट में बेचे जाते हैं, तो उसमें क्या होगा कि अगर आप उसको बनाएंगे भी, जैसे कि मैं क्या कहूं आपको, जो हम आप घर पे अगरबत्ती, अगरबत्ती कहते हैं, मोमबत्ती, धूप, धूप क्या कहते हैं? अगरबत्ती भी कहते हैं, धूप भी कहते हैं सर। धूप भी कहते हैं ना। धूप आपने देखी है कभी? धूप कभी भी एक नहीं आएगी, या फिर आती है तो वो बड़ी वाली आती है, हम्म। मगर धूप जनरली सेट में आती है। यस सर। तो वो धूप है, इट्स वन काइंड ऑफ चारकोल डस्ट प्रोडक्ट। अगर उसकी आपने कोई डिजाइन क्रिएट की है, तो वो तो आप जलाने वाले हैं, यानी जलाएंगे तो वो पूरा का पूरा डिजाइन नंबर निकल जाएगा। तो वो एक्सेप्शन है, नंबर वन थिंग। नंबर टू, टेक्सटाइल प्रोडक्ट। कट कर देंगे तो उसमें चला जाएगा। टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स में भी, जैसे कि वूल के ऊपर कलर किया गया है, वूल के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं जिसके ऊपर कलर किया जाता है, उसको आप जैसे ही वॉश करते जाते हैं, तो नंबर या कुछ भी आपने लिखा है वो वॉश आउट होता जाता है, यानी वो रहते नहीं है वहां पर। तो वहां पर डिजाइन का नंबर आप लिख रहे हो, बट हो सकता है कि आफ्टर वन वॉश, टू वॉश और फ्रिक्वेंट वॉशिस वो डिजाइन का नंबर वहां से निकल जाए। तो इन दो केसेस में, इसमें भी टेक्सटाइल प्रोडक्ट में, एक्सेप्ट हैंकर चिप्स, वो हैंकर चिप्स को निकालते हुए, रुमाल को निकालते हुए, आप बाकी के प्रोडक्ट्स जो हैं उस पे आपको REGD, RD डिजाइन का नंबर नहीं लिखेंगे तो चलेगा। रुमाल पे कैसे लिखना है? टैग लगाकर। आपने देखा होगा कि रुमाल के एक साइड में एक छोटा सा टैग आता है, यस सर। साथ में अटैच हो जाता है। यस सर। हाँ, तो उस तरीके से टैग के साथ एंकर चिप बेची जाती है। तो ये एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन है, इसका मतलब है कि वहां पर आप नहीं भी लिखेंगे REGD, RD एंड डिजाइन का नंबर तो चलेगा। तो फिर सामने वाला इन्फ्रिंज कर रहा है तो कैसे पता चलेगा? ओके। उसे पता नहीं चलेगा, आपको देखना पड़ेगा कि सामने वाला आपकी प्रोडक्ट यूज कर रहा है, और फिर आपको क्या करना होगा, एक सफिशिएंट एफर्ट देने होंगे उनको बताने के लिए कि ये मेरा डिजाइन का प्रोडक्ट है, हालांकि इस पे एक्सेप्शन है, इसीलिए मैंने इस पे डिजाइन का नंबर नहीं लिखा है, बट आप इसका यूज करना बंद कर दीजिए। आपने एक बार उनको नोटिस भेजी, फिर भी वो नहीं सुधरे, फिर भी वो उसी चीज का यूज कर रहे हैं जो आपकी डिजाइन का प्रोडक्ट है, तब जाके आप उनपे शू फाइल कर सकते हैं। आप उनको शू कर सकते हैं, आप उनको इन्फ्रिंजमेंट का केस कर सकते हैं उनपे। समझ में यस। आई बात? आप समझ। रिपीट करेंगे एक बार, क्या समझे आप? Sir, charcoal dust products, whatever the brittle products are there, और टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट हैंडकरचिफ, ये सारे प्रोडक्ट्स में इवन अगर डिजाइन रजिस्टर्ड या नंबर अगर नहीं भी डालेंगे तो भी इट इज एप्लीकेबल। इफ एट ऑल किसी ने इन्फ्रिंज किया राइट्स को कि आपने मतलब प्रोडक्ट्स यूज किया है, so in that case applicant can file the infringement suit. He can sue him because these products has exception under this section. परफेक्ट। अब लिख लीजिए यहां तक।
Yes, done. सर पेटेंट एग्जाम की करेक्शन टफ होती है सर, पता नहीं। डिजाइन इजी है, सही बात है आपकी। नहीं नहीं, एग्जाम करेक्ट टफ होती है क्या सर, कि पता नहीं। एग्जाम टफ होती है मीन्स? करेक्शंस, एग्जाम करेक्शंस, जो पेपर करेक्शंस होते हैं ना सर, पेपर चेकिंग। पेपर चेकिंग टफ होती है क्या सर, पता नहीं। हम्म टफ ही है, 5% रिजल्ट है ओवरऑल। कितना सर, 5%? आपने ये एनालिसिस नहीं किया था? नहीं सर। क्या बात, तो वर्षे भी आप डरते कहाँ हैं? सर डरने की बात आपको समझ में, अभी आपको कह रहे। समझ में आया, आपको समझ में आया तो आप डरते नहीं है, वो देख लिया मैंने। पता नहीं सर, वो सब चेक करने नहीं गई थी मैं कि कितने परसेंट। हाँ यही यही, आपने चेक क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पेटेंट एक्ट एंड डिजाइन एक्ट आपको लगता था कि इसे मैं हैंडल कर पा रही हूँ। यस और नो? सर नाउ आई एम कॉन्फिडेंट, लिटिल, लिटिल नहीं अरे कॉन्फिडेंट। मैडम, छोड़िए छोड़िए, आप बहुत तारीफ कर, आप तो मुझसे भी ज्यादा तारीफ करने वाले हैं। लोग मुझे कहते हैं कि मैं सबसे ज्यादा तारीफ करता हूँ। सर आई एम ऑनेस्ट, मैं जो भी मगर अब से मैं कहूंगा कि नहीं नहीं, मैं एक व्यक्ति से मिला हूं जो मुझसे भी ज्यादा आपको सामने तारीफ करके देंगे। हाँ सही, सही वाली तारीफ, गलत वाली नहीं, सही वाली। क्या, आई एम सही वेरी। वाली तारीफ भी आप, यानी आपकी मेमोरी कैसी होगी सोचो, आपकी दृष्टि कैसी है सभी में से अच्छा अच्छा देखने की, आपकी बोली कैसी है सब में अच्छा अच्छा बोलने की, और तीसरा आपका दिमाग कितना जबरदस्त है कि अगर कोई मेरे लिए अच्छा बोल रहा है मैं उससे भी अच्छा उसके लिए बोल पाऊंगी। यानी यहाँ पे ना वो चेक एंड बेट वाली गेम है मैडम आपके पास। सर वैसे नहीं, मेरे आपकी मम्मी एक स्टोरी बोलती है सर, लाइक कृष्ण भगवान ना दो, आई थिंक अर्जुन और वो कौन है सर, और एक अच्छा नहीं होता, दुशासन। हाँ, दुर्योधन। दोनों को ना, एक दोनों को दो गांव में भेजते हैं और बताते हैं कि हम्म तुम लोग ना वहाँ की एकदम अच्छी क्वालिटी और बैड क्वालिटी जो जो तुम लोगों को दिखाई देती है वो मुझे आके बताना। तब हम्म अर्जुन ने तो सब कुछ अच्छा ही बताया, और दुर्योधन ने सब कुछ गलत ही बताया कि उस गांव में सब कुछ गलत ही है, कुछ अच्छा नहीं है। तब मतलब मेरे मम्मी एक्सप्लेन करते हैं, इसका मतलब ये है कि अपना दृष्टि, जैसे हम लोग कौन? सोचते हैं कि किसी के अगर अच्छा देखेंगे तो अच्छा ही दिखेगा वैसे। सही है मैडम। अब तो कहने ને પેજ નંબર 1 2 ને પાછું રિવાઇવ કર, પાછું રિફર કરો એવું કે ને? આમાં જ કહે ને કે પેજ નંબર 1 2 માં લખેલું છે ને પાછું રિફર કરો। जी मैडम, मगर आपकी मेमोरी कितनी शार्प होगी? अच्छा देखना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छा देखना आपकी वो एबिलिटी नहीं है, अच्छा देखना दैट इज नॉट योर एबिलिटी, नो 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 नो, वो तो टेम्पररी है। आपको अच्छाई, अगर आज से 10 बरस पहले भी आपके साथ किसी ने अच्छा किया है ना, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं मैडम, आज आप इस तरीके से पढ़े हैं ना, आप आज से 15 बरस के बाद भी मुझे मिलेंगे ना तो आपको हर एक चीज वैसी याद रहेगी जैसी याद याद है। बोलिए, ये संजय जी भी आपको कहते होंगे, सही बताइएगा कि ये कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ही टेंस। और वो अच्छी बातें याद है आपको, उनकी कोई बुरी बात याद नहीं है, वो भी बता देता हूँ, बोलो बुरा क्यों सर सोच। यस और नो? या हाँ, क्योंकि आपकी थॉट प्रोसेस वैसी नहीं है बुरी चीजों को कलेक्ट करने की। मगर आप उस दिन किसी भी पर्सन ने, और ये अच्छाई का लोग फायदा भी उठाते हैं आपका, ये तीसरा स्टेटमेंट बोलो। वेरी ट्रू। उठाते हैं। क्या सर। उठाते हो, कुछ नहीं करना है, अच्छाई करनी है, बुराई करनी ही नहीं है। यस। मगर आप गुस्सा भी उसी बात से होते हैं। मैडम, मुझे पढ़ाने से पहले सिखाया गया था लोगों की साइकोलॉजी समझो। यस सर।
हर एक कैंडिडेट की, हर एक की पर्सनालिटी समझो। पढ़ाना तो एक मीन्स, मेरा जब पेशेंट बना पढ़ाना, और मेरे जो गुरु थे वो मुझे 2 बरस तक टीच कर पाए। ही वॉज 88 ईयर्स ओल्ड। और उनका जब जाना हुआ तो उन्होंने मुझे 2 बातें कही कि मेरे नाम को कभी दोहराना मत किसी के सामने, कि मैंने तुझे ये चीज सिखाई है। यानी मैं आपको नाम नहीं कह सकता उनका, बट उन्होंने ये भी कहा था इक्विवेलेंटली कि जो मैंने बातें कही है ना, जो तरीके से मैंने तुझे कहा है कि पढ़ाना इट्स एन आर्ट इटसेल्फ बाय इटसेल्फ, और एक पर्सन को पढ़ाते पढ़ाते आप उसको कंप्लीटली असेस कर सकते हो। ये आपके अंदर स्किल होती ही है। आप उस डेप्थ में जाओ, हर एक चीज पे वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, हाउ ही इज और सी इज डूइंग द थिंग्स, उस पे आप देखो तो आपको बड़ी डिटेल्स मिलेगी। और वो सही निकली है मेरे लाइफ में अभी तक। हाँ तो बस मैडम आगे बढ़ते हैं इसमें ही। ये है रूल नंबर 26 की हमने बात की। अब और भी कंसिक्वेंसेस है। रूल नंबर 26 यहाँ पर एंड होता है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 15 में और जो कंसिक्वेंसेस दिए गए हैं उसके बारे में। और एक कंसिक्वेंसेस है कि मान लीजिए कि आपने डिजाइन की रिप्रेजेंटेशन सीट में इनकम्प्लीटनेस दी है, डिजाइन की रिप्रेजेंटेशन सीट कंप्लीट नहीं दी है। और आपको कहा था कंट्रोलर ने कि चलो मैं आपकी डिजाइन को रजिस्टर्ड तो कर देता हूं, बट फिर भी यहाँ पर जो लेकुनाज है या फिर रिप्रेजेंटेशन सीट में जो कमियां हैं उसे आप करेक्ट करके दीजिए। और आप वो नहीं करते हैं, मान लीजिए कि वो नहीं करते हैं, तो तब भी आपका नाम प्रोप्राइटर से निकाला जा सकता है। नंबर 1, नेम ऑफ प्रोप्राइटर रिमूव्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड, ये एक कंसिक्वेंसेस है। सेकंड, डिजाइन सीज टू हैव इफेक्ट। तो सारी चीजें लिखते हुए भी, REGD, RD, रजिस्टर्ड, डिजाइन नंबर, सारी चीजें लिखते हुए भी अगर आपने डिजाइन के कोई डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट रखे हैं, तब भी आपको डिजाइन का कोई भी डैमेजेस नहीं मिलेगा। इवन डिजाइन में से आपका नाम निकल भी सकता है, डिजाइन कंटिन्यू रहेगा मगर आपका नाम निकाल दिया जाएगा, या फिर डिजाइन सीज टू हैव इफेक्ट भी हो सकता है, यानी डिजाइन कंप्लीटली रिफ्यूज भी हो सकता है। इस और मैडम मैं जब पढ़ता था ना उनके पास, तो मैं तो हाँ। बहुत छोटा था, मैं तो कॉलेज में था। ओके। मैं पहली बार उनकी केबिन में गया ना, तो हम्म। उन्होंने मुझे कैसे इंट्रोड्यूस किया पता है? आओ प्रोफेसर आओ। ओ। मैंने बोला सर प्रोफेसर नहीं हूं मैं। तो उन्होंने तभी मुझे बोल दिया था
कि यू विल बी अ ग्रेट प्रोफेसर इन फ्यूचर। एंड यू आर। नो, आई एम नॉट अ ग्रेट वन लाइक हिम, बट मैं अच्छा हूँ उतना मुझे पता है। मैं ऐसे तो नहीं बोलूंगा कि मैं बुरा हूँ। अच्छा तो आई एम वन ऑफ दी गुड टीचर। सर यू आर सर। वन ऑफ दी, बट आई एम नॉट द बेस्ट। क्योंकि मैं इतना नहीं जान पाता हूँ, मैं जान पाता हूँ, मैं उनकी तरह नहीं जान पाता हूँ। वो आपको देख के बता सकते थे कि सर आपकी एबिलिटी कहाँ पर है। में क्या है ना सर, कोई भी इतना एफर्ट्स नहीं लेता है, उनको क्या रहती है, like cover all the topics, but only हम्म। few people will think in a whether they have understood whether they are studying or हम्म। not. मैडम आप एक्सरसाइज करते हैं, वो तो 2 मिनट में भी करके निकल के आ सकते हैं, फिर भी आप करते हैं क्यों? So that is important. नहीं, आपको अच्छा लगता है, आपको परफेक्ट रहना अच्छा लगता है, Yeah. आपको अपनी बॉडी मेंटेन करना अच्छा लगता है। आप मेरे जैसे बन जाइए फूडी, आपको बॉडी की कोई परवाह नहीं होगी। Yeah. तो जो चीज आपको अच्छी लगती है वो आप करेंगे ही, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट। एक ही अभी भी मैडम एक मास्टर डिग्री के कैंडिडेट हैं, उनकी डेजर्टेशन है ऑन 1 दिसंबर को, तो वो भी पैरेलली प्रिपेयर कर रहे हैं। उनको भी मैं गाइड कर रहा हूँ और आपको भी पढ़ा रहा हूँ। तो लाइकवाइज सिचुएशन है अभी। तो आपको लग रहा होगा कि बार बार मैं बाजू में किसके साथ बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं, ही इज मास्टर डिग्री को कैंडिडेट। तो और थोड़ा ही दिन बाकी है सर, 4-5 days लेफ्ट आउट फॉर हिज। हाँ है ना, वो है ना, हो जाए। सर इसका कोई अभी मैडम सर फॉर दिस एनी ये रूल? 15 सेक्शन 15 में लिखा हुआ है। ओके ओके। सेक्शन 15 का सब सेक्शन 1 है। ऐसे मत लिखिए, इतना इतना नहीं लिखना होता है मैडम। ये सारी चीजें आपको कंसिक्वेंसेस पता होनी चाहिए। यस आप जब सोचें तो आपको ये लगना चाहिए कि हाँ ये पॉइंट मुझे पता है, वरना इतना सब्सिक्वेंस 1 सब्सिक्वेंस 2 ऐसे करके पढ़ेंगे तो कब होगा सारी वो चीजें? खत्म ही नहीं नहीं हो। हो। वही डर से तो कॉल किया सर, जैसे वो सबसेक्शन देखा था, कौन सा पता है सर? 25। नाउ इट इज हाँ वेरी इजी। हाँ 25 में मतलब 25, 10, all this has lot of subsections. Not 10 doesn't have that, but 25 and all has. मुझे तो लगा गई शीतल, तू तो कैसे पढ़ेगी करके वैसे हो गई। अब देखिए, अभी तो कहाँ तक पहुंच गए आप? कहाँ तक हुआ हमारा? 49 हुआ ना? नहीं 49 नहीं सर, 44। 44 हो चुका है, सोचो 44। कहाँ से चले थे कहाँ पहुंच गए। ओके, अब और एक पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है यहाँ पर मार्किंग में सेक्शन नंबर 15 में, और यस। वो ये है कि एक्सेप्शन सिर्फ यहां तक लिमिटेड नहीं है। अगर कोई भी कंपनी या कोई भी पर्सन या कोई भी कंपनी इन फ्यूचर कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाती है, ऐसी डिजाइन बनाती है जिसका डिजाइन नंबर लिखना उस प्रोडक्ट पे वाकई ही डिफिकल्ट है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन ले सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट इस क्राइटेरिया को रिलैक्स कर सकती है। किस क्राइटेरिया को? मार्किंग के क्राइटेरिया को। और जैसे ही ये ऑर्डर मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो वो ऑर्डर पब्लिश होगा ऑफिशियल गैजेट में कि मार्किंग के क्राइटेरिया को पर्टिकुलर इस क्लास के लिए रिलैक्स किया गया है। यानी वो सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। एप्लीकेशन को एक ही करेंगे, बट एप्लीकेबिलिटी सभी पे होगी, उस अकेले को स्पेशली कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। समझे मैडम? सर यानी अगर आपके पास ऐसा कोई डिजाइन का प्रोडक्ट है जिसपे मार्किंग सही में डिफिकल्टी हो रही है मार्किंग करने में, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनसे क्राइटेरिया रिलैक्स करवा सकते हैं। मगर वो रिलैक्स जब होगा तो सभी के लिए होगा, नॉट ओनली फॉर यू ओनली। ओके मैम, ये भी लिख दीजिए। और ये सेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट का 15। अप्रोच कैसे करेंगे? कंट्रोलर के थ्रू? जी, वो देख लेता हूं मैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच कैसे करेंगे।
कुछ लिखा नहीं है तो मैडम यस, कंट्रोलर के थ्रू। कंट्रोलर को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट से एज पर सेक्शन इसमें आता है आगे, कंट्रोलर सेंट्रल गवर्नमेंट से बात कर सकता है, तो उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि सर हमारी ये रिक्वेस्ट वहां तक पहुंचाइए। यस सर। यस। तो ये था मैडम सेक्शन 15। यस सर। अब हम आगे बढ़ते हैं द लास्ट सेक्शन ऑफ द डे, यस। सेक्शन 16। सेक्शन 16 बात करता है गुड फेथ के बारे में। इसमें 3 कंडीशन है। पहला है डिस्क्लोजर बाय द प्रोप्राइटर इन कॉन्फिडेंस। दूसरा है डिस्क्लोजर इन ब्रीच ऑफ गुड फेथ बाय अनदर पर्सन। और तीसरा है एक्सेप्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉन्फिडेंशियल ऑर्डर फॉर अ टेक्सटाइल डिजाइन। पहली बात है कि मान लीजिए आपकी एक डिजाइन थी, अब आपने डिजाइन तो एक बना दी पेज पे, अब आप चाहते थे कि मैं इसे किसी मैन्युफैक्चरर को बताऊं ताकि मुझे पता चले कि अगर ये डिजाइन रजिस्टर्ड हो जाती है तो इसे मैं बना भी पाऊंगी या नहीं भी बना पाऊंगी। तो उस लिहाज से आपने किसी मैन्युफैक्चरर को
अपनी डिजाइन की सारी इंफॉर्मेशन दी, और वो इंफॉर्मेशन जब आपने कम्युनिकेट की वाया मेल या वाया समथिंग, वो डिस्क्लोजर आप जब डिजाइन फाइल करते हैं बाद में, आपको एंटीसिपेट नहीं करेगा. इट इज जस्ट लाइक कंडीशन ऑफ 29 to 32 इन केस ऑफ पेटेंट. वैसी वाली कंडीशन है यहाँ पे. क्या क्या चीजें आपको एंटीसिपेट नहीं करेगी? यस सर, 1 सेकंड. अभी अभी उठा है वो? सर अभी स्कूल से आए हैं सर. स्कूल से आए अभी? तभी वो लोग इस टाइम पे एवरी डे 3:45 3:40 दे कम फ्रॉम स्कूल सर. सो डायरेक्टली दे कम टू सी मी वंस. एक बार देख हाँ, स्कूल से आते. डिपॉजिट है आप उनके. हाँ, एक बार वो सिक्योरिटी जगह डिपॉजिट है वो देख आपकी. लेना सर, तो फिर ठीक है. 5 मिनट्स. कितने वो छोटा वाला तो कितना डिसिप्लिन से आके खड़ा रहता है, फिर आप उनको देखते फिर बताता है. वेरी नाइस, डिसिप्लिन पर्सन. तो पहला है डिस्क्लोजर बाय प्रोप्राइटर. ये समझे मैडम? आप क्या समझे, एक बार रिपीट करेंगे? सर डिजाइन मतलब रजिस्टर करने के पहले अगर कोई किसी ने उसके डिजाइन को कोई मैन्युफैक्चर को दिखाते हैं कि ये वाले डिजाइन वेदर इट कैन बी रजिस्टर्ड और इट कैन बी प्रिपेयर्ड, इन दैट केस एंटिसिपेशन नहीं लगाया जाएगा जी. वो अगर डिस्क्लोजर कहीं पर भी आ जाता है, तो क्या हुआ कि आपने जो मेल किया था फर्स्ट केस में, मेल. एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने मेल के थ्रू सारी डिस्क्लोज की थी. मेल किया था आपने 1 फरवरी 24 को, और आपने वो डिजाइन फाइल की ऑन 1 मार्च 24 को. तो एक्चुअली आपने डिस्क्लोज तो पहले कर दिया ना. यस सर. तो ये अगर मेल कभी इन फ्यूचर आपके सामने आता है आपकी डिजाइन को रोकने के लिए, तो उसे एंटीसिपेशन नहीं माना जाएगा. उसे कहा जाएगा कि भाई वो डिस्क्लोजर था बाय द प्रोप्राइटर इन कॉन्फिडेंस टू मैन्युफैक्चरर, कि भाई इसको कॉन्फिडेंस में ही उनको कहा ही था आपने कि मैं कल सुबह इस पे डिजाइन फाइल करने वाली हूं, बट मुझे ये चाहिए श्योरिटी कि ये डिजाइन बनेगी कि नहीं बनेगी. नहीं बनेगी. यस सर. अब उस मैन्युफैक्चरर ने कहा हाँ भाई बन जाएगी, हाँ शीतल मैडम वो बन जाएगी, मगर उनके अंदर जो वर्कर्स काम कर रहे थे, उनका क्या हुआ कि आपने मैन्युफैक्चरर को कहा, मैन्युफैक्चरर ने कहा बन जाएगी, मगर मुझे एक बार वर्कर्स को देके इसको बनाना पड़ेगा, तो क्या मैं ट्राई कर लूं? आपने कहा हाँ ट्राई कर लीजिए. आपने ये भी कहा था कि हाँ जरा ध्यान रखिएगा कि कल सुबह मैं ये डिजाइन फाइल करने वाली हूं, तो इसे कहीं पर भी डिस्क्लोज मत कीजिएगा. उसने अपने वर्कर को भी कहा, मगर वर्कर ने ड्यू टू सम वन एंड अनदर रीजन उन्होंने क्या किया, आपकी डिजाइन को फेसबुक पे डाल दिया, बनाते वक्त वीडियो डाल दिया. कोई कोई होते हैं ना ऐसे पर्सन जो रील्स बनाते हैं, तो रील्स बनाते बनाते उन्होंने आपकी डिजाइन को कहीं पर पब्लिश कर दिया. मगर आपने दोनों को कह के रखा था कि कल सुबह आप डिजाइन फाइल करेंगे, तो ऐसे कोई भी वीडियोस जो आपने पहले से ही सैंपल के तौर पे बनाने के लिए मैन्युफैक्चरर को दिए थे, चाहे वो मैन्युफैक्चरर कहीं पर पब्लिश करे या मैन्युफैक्चरर के साथ कोई भी पर्सन है अनदर पर्सन, वो कहीं पर पब्लिश कर दे सोशल मीडिया में, वो भी आपको एंटिसिपेट नहीं करेंगे. यस. तीसरा, अभी तक हमने जो बात की वो दोनों की दोनों बात थी पब्लिकेशन की, यानी कहीं ना कहीं आपकी डिटेल्स प्रायर पब्लिश थी. अब हम बात करते हैं प्रायर पब्लिकेशन की नहीं, बट प्रायर यूज की. जहां पर होती है बात कि मान लीजिए आपने फर्स्ट मैन्युफैक्चर ऑर्डर दिया, अब वो मैन्युफैक्चरर ने पब्लिश नहीं किया, वो जो पर्सन था जिसने मैन्युफैक्चरर के साथ वो जो बना रहे थे, जो कारीगर थे, उन्होंने भी पब्लिश नहीं किया. बट अब क्या हुआ कि वो बहुत सारे ऐसे कारीगर थे, आपने ना फर्स्ट साड़ी का ऑर्डर दिया था, साड़ी का 200 साड़ीज का ऑर्डर दिया मैन्युफैक्चरर को कि वाह आपने ये डिजाइन मुझे कंफर्म भी कर दी कि ये डिजाइन बन सकती है, और आपने ये भी कहा कि ये वर्क बनवा भी लोगे, आपने एक सैंपल भी बना दिया.
तो ये रहा मेरा फर्स्ट ऑर्डर। टेक्सटाइल के लिए आपने एक ऑर्डर दिया कि भाई 200 साड़ीज ऐसी बना के रखो, मैं डिजाइन फाइल करने जा रही हूँ। मगर ध्यान रहे, किसी को भी बाहर ये इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। ये ऑर्डर बना के रखो, फर्स्ट टेक्सटाइल ऑर्डर, आप पहला टेक्सटाइल ऑर्डर दे रहे हैं ऐसा। तो फर्स्ट कॉन्फिडेंशियल ऑर्डर टेक्सटाइल के डिजाइन का, उसमें जो भी पर्सन उसको यूज कर रहे हैं, यानी जो भी पर्सन बना रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी में, जिनको प्रायर नॉलेज हो चुका है आपकी डिजाइन का, बिफोर फाइलिंग इट, आपने फाइल किया वो ऑर्डर बनाने के 1 महीने के बाद, तो वो ऑर्डर में जितने भी लोग हैं जिनके प्रायर नॉलेज में ये सारी चीजें हैं, वो भी आपको एंटिसिपेट नहीं करेगी। वो भी आके ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ये डिजाइन तो हमें पहले से ही पता थी। तो ये तीनों चीज उसे कहा जाता है गुड फेथ में डिस्क्लोजर। आपने क्यों किया ऐसा? आपने गुड फेथ में डिस्क्लोजर किया कि आप अगर डिजाइन फाइल करते हैं तो कल सुबह आपको उसमें से रुपये भी तो कमाने हैं, आपको वो कॉमर्शियली वायबल भी तो करनी है। तो आप चेक कर रहे थे गुड फेथ में कि ये कॉमर्शियली वायबल हो सकती है कि नहीं, ये रेप्लिकेट हो सकती है कि नहीं, इसका मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है कि नहीं। ये सारी चीजों के लिए जितने भी आपने कन्वर्जेशन की, इंक्लूडिंग दिस 3 पॉइंट्स, आपने प्रोप्राइटर से यानी मैन्युफैक्चरर से कोई बात की, मैन्युफैक्चरर ने अपने कारीगरों से कोई बात की, और उन दोनों ने कहीं पर पब्लिश कर दी चीजें, तो वो भी एंटिसिपेशन नहीं मानी जाएगी। एंड फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर ऑफ द टेक्सटाइल डिजाइन, उसे भी एंटिसिपेशन नहीं माना जाएगा। तो ये तीनों चीजें हो कब रही है? बिफोर फाइलिंग योर डिजाइन या आफ्टर फाइलिंग योर डिजाइन? बिफोर। और वो तीनों चीजों को एंटिसिपेशन नहीं माना जाएगा। दैट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी ऑफ सेक्शन नंबर 16, एंड द सेक्शन नंबर 16 इज रेस्टिंग हियर। यस सर। सर एनी टाइमलाइन फॉर एंटिसिपेशन सर? मैंने कहा ना आपको, कब नहीं माना जाएगा, ये कब होगी ये तीनों चीजें? आपने ही आंसर दिया, बिफोर। बिफोर फाइलिंग। बिफोर फाइलिंग, हाँ, जैसे यही फॉर इसकी टाइमलाइन एग्जाम्पल है। लाइक अभी पेटेंट में समझ लीजिए सर, पब्लिक 12 महीने थे 12 महीने। पेटेंट में, 12 महीने थे, वैसे यहाँ पर नहीं है, ये हाँ, कभी भी। ओके ओके, दैट्स व्हाट। इट इज सिमिलर टू दी सेक्शन नंबर 29, यस सर। उसमें भी टाइमलाइन नहीं है, यहाँ पर भी टाइमलाइन नहीं है। डन सर। एनी डाउट मैम? नो नो डाउट सर। अब मैं आपको रिप्रेजेंटेशन सीट बता देता हूँ कि रिप्रेजेंटेशन सीट कैसी दिखती है। जो डिजाइन की फाइलिंग होती है ना मैडम, वो बहुत ही ईजी है।
जस्ट ए मिनट। हम्म। हम्म। मैडम मैंने आपको एक व्हाट्सअप किया है। मेरा फोन चाहिए मुझे। कोई कोई बात नहीं मैडम, आप यहाँ पर देखिए, स्क्रीन पे देखिए। ओके। आप भले ही उस पे कह रहे दरवाजा आप बंद। बच्चे को आंसर दे दीजिए। वो मेरा फोन लेके चला गया सर, इसके लिए। हाँ हाँ मैडम, मैंने सुना सुना सुना। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये चीज को? यस और नो? आई कैन सी सर। आपको किस अब आप में सारी यहाँ पर क्लियर कट दिख रहा है आपको ये चीज? जूम यस। इन दिख रहा है मैडम? यस सर। देखिए मैडम, यहाँ पर ये सारी चीजें तो सेम है। टाइटल लगाना है, पहले तो ये सारी चीजें क्या क्या सेम है वो बता देता हूँ। नेम ऑफ द एप्लीकेंट लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे, टोटल नंबर ऑफ सीट राइट टॉप कॉर्नर पे। ये दोनों चीजें, कोई डाउट मैडम ये दोनों चीजों में? नहीं। ऊपर एक टाइटल लगा देना है, रिप्रेजेंटेशन सीट। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहां पर आते हैं नीचे, राइट बॉटम कॉर्नर पे सिग्नेचर, ये भी पता है आपको। राइट लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे डेट, वो भी पता है। और ये जो स्टेटमेंट है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज आप देखिए, बस इतना ही चीज हमें समझना है। इससे कुछ याद आ रहा है आपको ये क्या है, क्या लिखा हुआ है? डिजाइन। शेप एंड कॉन्फ़िगरेशन। शेप एंड वो क्या है? कॉन्फ़िगरेशन। डिजाइन के फीचर। फीचर्स। डिजाइन के फीचर, जो यस। स्कोप सीसीएल वाला, स्कोप यस सर। सीसीएल 2D 3D वाला, उसमें से यस। शेप एंड कॉन्फ़िगरेशन एस एंड सी है। करेक्ट? तो यहाँ पर फीचर लिखना है। द नोवेल्टी रिसाइड इन दी, यहाँ पर जो भी फीचर है वो फीचर लिखना है। ऑफ दी टाइटल ऑफ, ये टाइटल है डिजाइन का। किसके लिए बात हो रही है? पिलर के लिए, एज इलस्ट्रेटर। तो ये नोवेल्टी लाइन लिखना आ गया मैडम आपको, या कोई डाउट इसमें? नहीं नहीं सर। नो डाउट। और जो हम डिस्क्लेम करते हैं ना, हमने क्या क्या कहा था? मोड ऑफ कंस्ट्रक्शन, वो आ सकता है कि नहीं आ सकता है डिजाइन में? नहीं आ सकता। नहीं आ सकता है। मैकेनिकल पार्ट आ सकता है, नहीं आ सकता है डिजाइन में? इट कैन नॉट कम। ये रहा मैकेनिकल, ये था मैकेनिज्म। तो एक पहला क्लेम है वो मैकेनिकल के लिए। दूसरा क्लेम है मैकेनिज्म, ओके, ट्रेड, हाँ ट्रेडमार्क्स नंबर, ये दूसरा क्लेम हो गया ट्रेडमार्क के लिए। तीसरा क्लेम हो गया हमारा
इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डिजाइन। तो इसमें अगर आप देखोगे ना इसकी जो वर्डिंग्स को, तो आपको दिखेगा कि कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, मियर मैकेनिकल और प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिकल हम क्लेम नहीं कर रहे हैं, ऐसा हमने लिखा है। यस सर। और ये जो लाइंस है, इतनी लाइंस यहां से लेके यहाँ, वो एज इट इज आपको लिखनी है हर एक डिजाइन के रिप्रेजेंटेशन में, एज इट इज। इसमें कुछ इफ एल्स बट नहीं है, एज इट इज। बेस्ट सर। ये पूरा तीन। तो अब यहाँ पर फॉर्मेट में कुछ भी ना समझ में आ रहा हो तो बताइए। ये है फॉर्मेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन सीट। दिस इज अंडरस्टूड सर। तो कल आपको रिप्रेजेंटेशन सीट बनानी है, करेक्ट मैम? यस सर, आई विल डू इट। जी। और अब हम देखते हैं आपकी जो एप्लीकेशन आपने लिखी है उसको इवेल्युएट करेंगे एंड देन नीट ऑफ व्हाट सर, विच आप क्वेश्चन कुछ भेजेंगे सर? रिप्रेजेंटेशन पहले मैडम आप एज इट इज एक बार इसको लिख लीजिए, फिर हाँ। मैं आपको क्वेश्चन भेजूंगा। जैसे हमारा स्पेसिफिकेशन होता है ना, स्पेसिफिकेशन आपने लिखा था कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, वैसे ही ये डिजाइन का स्पेसिफिकेशन है, उसे कहा जाता है रिप्रेजेंटेशन से। ओके सर। ओके सर। गॉट इट? जी मैडम, वापस मैं इसको स्मॉल कर देता हूँ, आप एक बार इसको देख भी लीजिए। आई थिंक नाउ इट इज विजिबल टू यू ऑल द डिटेल्स। एक बार इसको देख लीजिए, नीचे के 3 क्लेम्स पढ़ लीजिए, और अगर कहीं पर भी डाउट हो तो बताइए, और फिर हम आपकी वैल्यू। सर, जी मैडम। सर ये बड़ा ही है सर, छोटा नहीं हुआ है मेरे स्क्रीन में। ओके, हम्म। एक मिनट। नाउ मैम, यस सर। इज इट ओके? अब देखिए। ओके। डन मैडम। Done, done. Sir, but in sometimes color and color combination can come in the design, no, sir? यस, वो शेप की जगह पर आप कुछ भी एक फीचर्स में से कुछ भी रख सकते हैं। Okay, okay, sir. Okay. हाँ सर। હજી ટિકિટ જ બુક નથી One થઈ, આ વખતે રજા નથી આપેલી સાહેબે. આ વખતે મેં સરને પૂછ્યું, સરે ના પાડી છે.
मैं आपको इवेल्युएट करके आपकी वो सीट आपको भिजवा देता हूँ, हाँ करेक्ट जी मैम? यस तो तब तक मैं यस इनको गाइड करके भी इनका हाँ कंप्लीट कर देता हूँ। ओके यस मैडम, तो अब आपको है मैडम एक टास्क है आपका। आज आप डिजाइन को रिव्यू करेंगे। आज के दिन में आपको रिव्यू क्या करना है? डिजाइन को, नॉट पेटेंट, यस सर डिजाइन एक्ट। और साथ ही में डिजाइन एक्ट के रूल नंबर 11 से लेके रूल नंबर 26 तक आपको पढ़ना है। ओके सर रूल नंबर 1 to 11 टू 26, 11 to 20 उसका भी आपको मुझे 11 टू 26 का भी आपको इसी तरीके से राइट अप मुझे भेजना है। यस सर आई विल डू इट ओके मैम, ओके। जय हिंद मैडम, जय जिनेंद्र, यस हैव अ नाइस डे। बाय सर